हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार यूनिट। इसमें ना दो टॉपिक्स हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सिर्फ दो टॉपिक है। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे कोरिलेशन के बारे में और पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग रिग्रेशन के बारे में। बेसिकली मतलब मैं यूनिट 3 को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट तो हो गया कोरिलेशन और दूसरा पार्ट हो गया रिग्रेशन। ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 कोरिलेशन एनालिसिस को शुरू करेंगे। आने वाला 4 से 5 क्लासेस हमें कोरिलेशन के बारे में पढ़ना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना है और उसके बाद फिर हम जाएंगे रिग्रेशन एनालिसिस में। उसमें हमें 4 से 5 क्लासेस लगेगा। तो इस तरीके से हम शुरू करेंगे। ठीक है, आओ शुरू करते हैं हमारा यूनिट 3 का पहला पार्ट, जिसका नाम है कोरिलेशन एनालिसिस। टॉपिक का नाम क्या है? कोरिलेशन एनालिसिस। अब ये कोरिलेशन होता क्या है? व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन बेसिकली होता है जब किसी दो चीज में रिलेशन हो। तब दो चीज में रिलेशन या दो इंसानों में, इंसानों वाला रिलेशन तो तुम बेहतर तरीके से जानते हो, तुम कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, तुम्हें ये चीज मैं समझाऊं ये ठीक बात नहीं है, तुम मेरे से ज्यादा जानते हो। मैं बात कर रहा हूं दो चीजों के बीच का रिलेशन। दो चीजों में रिलेशन जैसे अगर तुम ज्यादा देर पढ़ाई करोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। जितना ज्यादा हमारे वीडियोस देखोगे मार्क्स एग्जाम में उतने अच्छे आएंगे। जितना ज्यादा हमारे नोट्स से पढ़ाई करोगे एग्जाम में मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन पर जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में मार्क्स उतना ज्यादा आएगा। ये दोनों में कोरिलेशन है। कोरिलेशन मतलब अगर एक चीज का टाइम बढ़ेगा तो उसके वजह से दूसरा चीज भी बढ़ेगा। मतलब अगर तुम ज्यादा देर पढ़ाई करोगे तो एग्जाम में मार्क्स ज्यादा आएगा, कम पढ़ाई करोगे तो एग्जाम में मार्क्स कम आएगा। दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन है। बात समझ रहे हो? इसको बोलते हैं कोरिलेशन। बात समझ रहे हो? इधर उधर के बुक से जितना ज्यादा पढ़ोगे, मतलब वो 800-800 पेज, 1000-1000 के पेजेस के जो बुक्स आते हैं उसमें जितना देर घुसे रहोगे मार्क्स उतना कम आएगा। रेलेवेंट चीजें जितनी ज्यादा पढ़ोगे एग्जाम में मार्क्स उतना ज्यादा आएगा। तुम्हें लगेगा सर आप अपना तारीफ कर रहे हैं, मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूं। तुम चाहो तो पढ़ के देख लो एक सब्जेक्ट को, ठीक है। ओनली रेलेवेंट चीजें जो एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होता है वो हम पढ़ाते हैं। 100% कवरेज देते हैं। 100% मतलब जो एग्जाम्स में आ सकता है वो सब कुछ का कवरेज है। अगर एग्जाम में 1% भी आने का चांसेस है किसी टॉपिक का तो वो भी हम पढ़ा दिए। मतलब हम जितना पढ़ाए हैं उससे तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम गारंटी दे सकते हैं तुम्हें कि तुम्हारा पेपर हमारे नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर पेपर्स जो हमने यूट्यूब, जो हमने ऐप पर अपलोड किया है, पढ़ोगे वहां से तो बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर करोगे। और इससे बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कहीं भी नहीं हो सकता है। हाँ, अगर तुम सुबह से रात दिन में 24 घंटे ग्रंथ खोलकर पढ़ सकते हो। ग्रंथ मतलब समझ रहे हो? वो 800-800 पेज के, 1000-1000 पेज के जो बहुत सारे ऑथर्स के बुक्स आते हैं, वो बुक को खोलकर अगर खुद से बैठकर अगर उसे पढ़ सकते हो तुम, तो फिर शायद हो सकता है तुम्हारा कुछ, जो कि मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली तुम्हारे लिए तो छोड़ो, मैं भी पढ़ने बैठूं तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए जो रेलेवेंट चीजें हैं उसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सही जगह में दिमाग लगाना जरूरी है, ना कि हर एक चीज में। ठीक है, आओ शुरू करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब तुम समझ चुके हो, जब किसी दो चीज के बीच में रिलेशन होता है उसे हम कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। मीनिंग सबसे पहला, कोरिलेशन इन स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू और मोर वेरिएबल। किसी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल में जब रिलेशनशिप होता है उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे हाइट एंड वेट, जिसका हाइट ज्यादा होता है उसका वेट ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होगा। जरूरी नहीं है ऐसा, पर छोटे लोग भी मोटे होते हैं, ठीक है, और बड़े लंबे लोग भी पतले होते हैं। लेकिन हाइट एंड वेट का एक रिलेशन होता है। कम हाइट वाले का वेट एक लेवल से देखोगे तो कम ही होता है। अच्छा, रेनफॉल एंड यील्ड, जितना ज्यादा रेनफॉल होगा खेत में उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, है ना। प्राइस एंड डिमांड, जिस कॉमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा उसका डिमांड कम होगा।
जिस कॉमोडिटी का प्राइस कम होगा उसका डिमांड ज्यादा होगा। इस तरीके से आवर्स ऑफ स्टडी एंड मार्क्स इन एग्जाम, जितना ज्यादा तुम पढ़ाई करोगे एग्जाम में मार्क्स उतना अच्छा आएगा। तो इस तरीके का रिलेशनशिप होता है कोई भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जितना ज्यादा इनकम होगा हम उतना एक्सपेंडिचर भी ज्यादा करेंगे। वेजेस एंड प्राइस इंडेक्स, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। टू वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ विथ अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, अगर कोई एक बदलता है तो उसकी वजह से देयर अराइजेस अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, उसके वजह से दूसरा भी बदल जाता है। एक बदलेगा तो उसके वजह से दूसरा भी बदल जाएगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे, कोरिलेशन बोलेंगे। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डज नॉट ब्रिंग, अगर एक के बदलने से दूसरे पर कोई इंपैक्ट नहीं आता, तो वहां पर हम बोलते हैं देयर इज नो कोरिलेशन। जब दो चीजों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता, एक के बदलने से दूसरे पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसको हम बोलते हैं नो कोरिलेशन। क्लियर है बात? Thus, if a change in the price of a commodity, the demand for that commodity changes, अगर प्राइस चेंज होने से डिमांड बदलेगा तो हम बोलेंगे कि दोनों के बीच में क्या है, कोरिलेशन है। अगर एक के बदलने से दूसरा नहीं बदलता है तो उसको हम बोलेंगे देयर इज नो कोरिलेशन। क्लियर है? आ जाओ आगे। बट इफ देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ अ सर्टेन पर्सन एंड द प्राइस ऑफ सर्टेन कॉमोडिटी, मैं एक एग्जांपल दूं तुम्हें। मार्केट में आलू का प्राइस 20 है, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। इससे एग्जाम में मार्क्स इन बीकॉम सेम 2, क्या इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? मार्केट में आलू का प्राइस कितना है और तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स कितना आता है, क्या दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है? कोई कोरिलेशन नहीं, इन दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है आपस में। ठीक है। बट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ सर्टेन पर्सन एंड प्राइस ऑफ सर्टेन कॉमोडिटी, बिकॉज एनी द चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ कॉमोडिटी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू कॉज एनी चेंज इन द हाइट लेवल ऑफ सर्टेन पर्सन। हाइट और प्राइस के बीच में जैसे कोई कोरिलेशन नहीं है, वैसे आलू का प्राइस और एग्जाम में मार्क्स के बीच में भी कोई कोरिलेशन नहीं है। देयर इज नो कोरिलेशन। ठीक है। हाँ, प्राइस और डिमांड के बीच में कोरिलेशन है। आलू का प्राइस और आलू का डिमांड, इनके बीच में होगा कोरिलेशन। प्राइस बढ़ेगा तो आलू का डिमांड कम होगा। ठीक है। लेकिन आलू का प्राइस और एग्जाम्स के मार्क्स में कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ, एग्जाम का मार्क्स और आवर्स ऑफ, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। ठीक है। लेकिन इसके और इसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। बात समझ रहे हो? तो कोरिलेशन मेरे हिसाब से तुम्हें ओवरऑल थोड़ा सा समझ में आ गया है। ठीक है। आओ अब डेफिनेशंस देखते हैं जो ऑथर्स ने दिया है। मैंने तो मीनिंग समझा दिया, डेफिनेशंस कुछ ऑथर्स ने अपना अपना डेफिनेशन दिया है। कोई भी एक डेफिनेशन को याद करना है, एग्जाम में अगर आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन, तो डेफिनेशन लिख कर आना। डेफिनेशन लिखना और उसके बाद अभी जो मैं समझाया तुम्हें वो लिख देना, फुल मार्क्स का गारंटी है। ठीक है। देखो, क्रॉक्सटन एंड काउडन ने क्या बोला डेफिनेशन में, व्हेन द रिलेशनशिप इज ऑफ अ क्वांटिटेटिव नेचर, द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल फॉर डिस्कवरिंग एंड मेजरिंग द रिलेशनशिप एंड एक्सप्रेसिंग इट इन ब्रीफ फॉर्मूला इज नोन एज कोरिलेशन। जब हम किसी दो चीज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। कौन ऐसा बोला? ऑथर क्रॉक्सटन एंड काउडन ने मिलकर ऐसा बोला। ठीक है। एक और ऑथर आया, एलआर कॉर्नर, ये क्या बोलता, इफ टू और मोर क्वांटिटीज वेरी इन सिंपैथी, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होकर मूव करते हैं, सो दैट मूवमेंट इन द वन ट्रेंड टू बी अकम्पनिश्ड बाय कंपाउंडिंग मूवमेंट इन द अदर, देन दे आर सेड टू बी कोरिलेटेड। जब कोई दो चीज आपस में एक दूसरे के वजह से चेंज होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। बात समझ में आया? फिर एक और आया, ये चाइनीज है लग रहा है, या लुन चाउ, ये चाइनीज लग रहा है मुझे। ठीक है। कोरिलेशन एनालिसिस अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कितना दोनों के बीच में रिलेशन है, इसको हम जब फाइंड आउट करते हैं, दो चीजों के बीच में कितना रिलेशन है, जब हम इसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। हम इसको एग्जैक्टली मेजर करेंगे, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, हम पता लगाएंगे एग्जैक्टली कि कितना प्राइस बदलने से डिमांड में कितना चेंजेस आता है, मतलब दोनों कितना कोरिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है। इसका भी न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, इसका भी पूरा प्रॉपर कैलकुलेशंस होगा।
क्लियर है? आ जाओ शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक और भी है, इसको भी एक बार एक लाइन पढ़ लेते हैं। कुछ लिखा है, कोरिलेशन एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन used to study strength of relationship between two numerically measured continuous variable। जब हम किसी दो चीज के बीच का स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं, हम बेसिकली इसको बोलते हैं। अच्छा, कोरिलेशन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हालांकि होता तो बहुत है, लीनियर, नॉन लीनियर, सिंपल कोरिलेशन, कॉम्पोजिट कोरिलेशन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बोलता है? अगर आवर्स ऑफ स्टडी इंक्रीज होगा तो मार्क्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब दोनों इंक्रीज हो रहा है, एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। वैसे ही अगर आवर्स ऑफ स्टडी कम हो जाएगा तो मार्क्स भी कम हो जाएगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। देखो, बढ़ना या कम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है दोनों एक ही डायरेक्शन पर जा रहे हैं। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि कौन से डायरेक्शन पर जा रहे हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ जाता है, ये नीचे जाता है तो ये भी नीचे जाता है। भाई बेसिकली ये इसका चेला है, ये जिधर जाता है ये भी उधर जाता है। तो इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। वैसे ही डिमांड एंड प्राइस, प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑपोजिट हो गया। देखो, प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। तो देखो ऑपोजिट हो रहा है यहां पर, ये दोनों क्या हो रहे हैं? ऑपोजिट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। बात समझ में आया? क्या इंपॉर्टेंट है? बढ़ना कम होना इंपॉर्टेंट है? नहीं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। यहां पर दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। और यहां पर क्या हो रहा है? एक बढ़ता है, एक बढ़ता है। अच्छे से लिख दूं क्या? हाँ सर, अच्छे से लिख दो, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है हमें। आओ, एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है। तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। देखो, एक ऊपर जाऊंगा बोलता है तो दूसरा बोलता है नहीं नहीं मैं तो नीचे जाऊंगा। ये नीचे जाऊंगा बोलता है तो ये बोलता है नहीं मैं ऊपर जाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का मेनली दो वैरायटी, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। होता तो और भी वैरायटीज हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए दो समझो। नेक्स्ट क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा वही होगा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, वहां पर मैं तुम्हें और भी वैरायटीज के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए ध्यान में रखो दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन कहां पर यूज होता है? कोरिलेशन को हम कहां यूज करते हैं, क्या क्या यूजेस है? देखो, थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैं फटाफट से कवर करवा रहा हूं। एग्जाम के लिए एक 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोरिलेशन। एक थ्योरेटिकल टॉपिक एग्जाम के लिए बन सकता है। ठीक है, देखो कहां का यूज है। इट इज यूज्ड इन डेराइविंग प्रिसाइजली द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल लाइक प्राइस एंड डिमांड। दो चीजों के बीच में कितना डिग्री और डायरेक्शन क्या है, डिग्री एंड डायरेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए, जैसे प्राइस एंड डिमांड। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेल्स, हम न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, तो वो ऐड में हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट कहां दिखना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट के बदले हमारा सेल्स इंक्रीज होना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेल्स, दोनों में इंपैक्ट आना चाहिए। रेनफॉल एंड क्रॉप यील्ड, जितना ज्यादा रेनफॉल होगा क्रॉप यील्ड कितना होगा, इनके बीच का रिलेशनशिप। तो ये हो गया पहला। इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन, जो कि हमारा पार्ट 2 है, यूनिट 3 पार्ट 2, रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, तो वहां पर जाकर हम रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोरिलेशन से ही रिलेटेड टॉपिक है रिग्रेशन, तो कोरिलेशन अच्छे से पढ़ोगे तो इसका पार्ट 2 रिग्रेशन तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। एंड रेशियो ऑफ वेरिएशन विच हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। नेक्स्ट, it used in reducing the range of uncertainty in the matter of prediction। prediction जब हम करते हैं
तो उसमें जो अनसर्टेनिटी होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम कोरिलेशन का मदद लेते हैं। हमें दिमाग में लग रहा है कि इस बार मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, इस बार मैं फेल हो जाऊंगा, लग रहा है सेमेस्टर 2 में मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैं क्या किया, मैं कैलकुलेट करना शुरू किया। क्या कैलकुलेट किया कि मैं कितना घंटा पढ़ता हूं। मैंने देखा कि मैं दिन में 2 घंटे पढ़ रहा हूं और कोरिलेशन निकाला। अगर मैं 1 घंटे पढ़ता तो कितना मार्क्स लाता, 2 पढ़ता तो 3 पढ़ता तो 4 पढ़ता। तो इससे मुझे पता चला कि मुझे 2 घंटा से इंक्रीज करके 5 घंटा पढ़ने की जरूरत है, जिससे कि मैं पास हो जाऊंगा, इसका गारंटी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो अनसर्टेनिटी, किसी चीज को प्रेडिक्ट करना है क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटी है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम कोरिलेशन का मदद लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या होने से क्या होगा। ठीक है, it is used in presenting the average relationship between any two variable through single value of coefficient of correlation। दो चीज के बीच का रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है कोरिलेशन। इट इज यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक बिहेवियर, लोकेटिंग द इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऑन विच द अदर डिपेंड्स, जैसे प्राइस एंड डिमांड, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स। इनको फाइंड आउट करने के लिए हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, बिजनेस में तो सबसे ज्यादा, बिजनेस में सबसे ज्यादा कोरिलेशन यूज होता है। मार्केट का कंडीशन क्या है तो सेल्स क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट कितना होगा तो सेल्स कितना होगा। ये सारे चीजें हम बिजनेस में यूज करते हैं। इन द फील्ड ऑफ बिजनेस इट इज यूज्ड एडवांटेजेसली टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल्स प्राइस, अदर वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड फिलोसॉफी, साइंस वाले भी कोरिलेशन को यूज कर लेते हैं। हम तो कॉमर्स वाले करते ही हैं, साइंस वाले भी करते हैं। ऑल्सो द मेथड ऑफ कोरिलेशन प्रोफेशनली यूज इन मेकिंग प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इन द रेस्पेक्टिव लाइन्स। इन द फील्ड ऑफ नेचर ऑल्सो इट इज यूज इन ऑब्जर्विंग द मल्टीसिप्लिटी ऑफ द इंटर रिलेटेड फोर्सेस। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, याद करना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स को। एग्जाम में यूजेस ऑफ कोरिलेशन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो आगे। कोरिलेशन एंड कॉजेशन, आज के लिए आखिरी टॉपिक। नॉर्मली क्या होता है, लोग कोरिलेशन और कॉजेशन को समझते हैं कि दोनों एक दूसरे से एक ही है। कॉजेशन होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो, कॉज एंड इफेक्ट ये अलग है और कोरिलेशन अलग है। कैसे? कोरिलेशन होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा कम होगा। हो सकता है दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप ना हो, फिर भी ऐसा हो जाए। लेकिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या बोलता है, एक बढ़ा इसकी वजह से दूसरा बढ़ा या दूसरा कम हुआ। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे मार्क्स एंड स्टडी आवर, ये दोनों कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ेगा तो मार्क्स बढ़ेगा, आवर्स ऑफ स्टडी कम होगा तो मार्क्स कम होगा। कॉज एंड इफेक्ट है, एक कॉज है तो उसका इंपैक्ट है दूसरा। ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, कोरिलेशन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। हाँ, जितना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाला है वो सब कोरिलेशन है, लेकिन कोरिलेशन में कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल्स दूंगा यहां पर आज। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है और कॉजेशन क्या होता है। कॉजेशन होता है जहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो। ठीक है, मतलब कॉजेशन होने के लिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना जरूरी है। लेकिन कोरिलेशन होता है कॉज हो इफेक्ट हो ना हो, अगर दो चीज सेम डायरेक्शन में जा रहा है मतलब कोरिलेशन है, दो चीज अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है मतलब कोरिलेशन है। ठीक है, कोरिलेशन इज वेरी ऑफन मिसअंडरस्टूड एज कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोरिलेशन implies only co-variation between any two or more variables. A very high degree of correlation is obtained from calculation does not necessarily mean that there is cause and effect. अगर किसी दो चीज में कोरिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दोनों कम हो रहे हैं या दोनों बढ़ रहे हैं, ये कोरिलेशन तो है, लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी है। हो सकता है कि वो किसी और रीजन से बढ़ रहे हो। ठीक है, किसी और रीजन से बढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आवर्स ऑफ स्टडी, तो मैं वही एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, आवर्स ऑफ स्टडी ये बढ़ेगा तो अच्छा मैं एक काम करता हूं,
स्टैट्स का मार्क्स और इनकम टैक्स का। क्या आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ेगा तो स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स बढ़ेगा? यस। आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ेगा तो इनकम टैक्स का मार्क्स बढ़ेगा? यस। तो क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। अब मैं तुम्हें ये चीज छुपा देता हूं। अब क्या दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है कि सर स्टैटिस्टिक्स में अगर ज्यादा मार्क्स आएगा तो उसका इनकम टैक्स में भी ज्यादा मार्क्स आएगा। क्या ये आपस में रिलेटेड हैं? नहीं, ये दोनों एक तीसरे चीज से रिलेटेड है, आवर्स ऑफ स्टडी। इन दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज है आवर्स ऑफ स्टडी, उसका इंपैक्ट है एग्जाम में मार्क्स। आवर्स ऑफ स्टडी और स्टैट्स का रिलेशन है, आवर्स ऑफ स्टडी और इनकम टैक्स का रिलेशन है। लेकिन इन दोनों के बीच में कोरिलेशन तो है, दोनों बढ़ रहे हैं, ये बढ़ा वो भी बढ़ा, देखो दोनों बढ़ गया, ठीक है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है? नहीं, ये दोनों रिलेटेड है किसी थर्ड चीजों से। बात समझ में आया? तो कोरिलेशन तो है यहां पर, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। बात समझ रहे हो? तो यही चीज का बात हो रहा है कि हो सकता है कोरिलेशन हो, बहुत केसेस में ऐसा हो सकता है कोरिलेशन हो, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ना हो, ठीक है। A correlation measure may give us some value of coefficient of correlation between variable of marks and weight, but it cannot be concluded there is that from the marks variable can be cause and the effect is the weight of the variable, ठीक है। तो दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ये हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, such type of conclusion or interpretation of cause and effect relationship is nothing but nonsense or spurious. Therefore, before interpreting the value of correlation between any two variable as a causation, cause and effect relationship must be there. हमें causation करने के लिए हमें cause and effect relationship, देखो कभी कभार इत्तेफाक भी हो सकता है। जैसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, इत्तेफाक से जिस बच्चे का वजन ज्यादा है उसका एग्जाम में मार्क्स भी ज्यादा है, जिस बच्चे का वेट कम है उसका मार्क्स भी कम है। यहां पर वही एग्जांपल दिया है, ये इत्तेफाक भी हो सकता है। तो हमें क्या लगेगा कि वजन बढ़ाओ मार्क्स बढ़ाओ, वजन कम करो मार्क्स कम करो। क्या ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है? नहीं। इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है, देखो जिसका ज्यादा वेट है उसका मार्क्स भी ज्यादा है, जिसका वेट कम है उसका मार्क्स भी कम है, लेकिन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर मैं कोरिलेशन निकालूं तो वो एक नॉनसेंस होगा, उसके बीच में कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लॉजिकली वो सेट होता ही नहीं है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है? हमें हमेशा कॉजेशन चेक करना पड़ेगा कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं है। केयर मस्ट बी टेकन टू सी दैट टू वेरिएबल ऑफ सच नेचर दैट देयर कैन एग्जिस्ट सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम। उनके बीच में कोई रिलेशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। एक मेयर इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है कि जिसका वजन ज्यादा है मार्क्स ज्यादा है, जिसका वजन कम है मार्क्स कम है, लेकिन ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप है ही नहीं, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया है मार्क्स और हाइट का, ठीक है। चलो, बोथ द वेरिएबल मे बी अफेक्टेड बाय थर्ड वेरिएबल। जैसे मैं एग्जांपल दिया आवर्स ऑफ स्टडी और मार्क्स इन स्टैट्स एंड मार्क्स इन इनकम टैक्स। मार्क्स इन स्टैट्स मार्क्स इन इनकम टैक्स दोनों इंक्रीज हो रहा है, हम बोले दोनों में कोरिलेशन है, जिसका स्टैट्स में मार्क्स अच्छा आता है उसका इनकम टैक्स में भी अच्छा आता है, जिसका इनकम टैक्स में अच्छा आता है उसका स्टैट्स में भी अच्छा आता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है। दोनों रिलेटेड है एक थर्ड पार्टी से, आवर्स ऑफ स्टडी से, ठीक है। Both the variable may be affected by a third variable. For example, increase in amount of rainfall may increase the yield of both rice and tea. अगर ज्यादा बारिश होगा तो राइस का कल्टीवेशन भी ज्यादा होगा और टी का कल्टीवेशन भी ज्यादा होगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जब जब राइस का कल्टीवेशन ज्यादा होता है टी का कल्टीवेशन ज्यादा होता है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है राइस और टी के बीच में? नहीं, ये दोनों रिलेटेड है रेनफॉल से। रेनफॉल ज्यादा होगा तो राइस भी अच्छा होगा, टी भी अच्छा होगा, ठीक है। वैसे बोथ द वेरिएबल में बी म्यूचुअली अफेक्टिंग ईच अदर। अगर दोनों के बीच में कोई ऐसा इंपैक्ट वाला है बात, तब हम उसको बोलेंगे कॉजेशन है। लेकिन अगर इंपैक्ट नहीं है तो कॉजेशन भी नहीं है। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है, दो चीज के बीच में हो सकता है कोई सच में रिलेशनशिप हो, जैसे आवर्स ऑफ स्टडी एंड मार्क्स, इसके बीच में सच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो उस केस में कोरिलेशन है, कॉजेशन है। लेकिन यहां पर सिर्फ कोरिलेशन है, कॉजेशन नहीं है। और ये जो कोरिलेशन होता है ये किसी काम का नहीं होता। जहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है वहां पर कोरिलेशन का भी कोई काम नहीं, ठीक है। क्लियर है?
चलो, तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।